एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपका वेलकम, आपका खैर मकदम। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, मरकजी वजीर, सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद वो गए हाई कोर्ट, फ़ौरन पहुँचे और हाई कोर्ट से कहा कि उनकी दरख्वास्त फ़ौरन सुनी जाए। हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि फ़ौरन नहीं सुन सकते। तो एक रात उनको काटना तो जेल में थी, लेकिन आप तो जानते हैं जब हमारे नेता पकड़े जाते हैं तो फ़ौरन उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने के काबिल हो जाते हैं। यही उनके साथ भी हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल में रखा जाए। एक रात उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारी। अगली सुबह वो सेशन कोर्ट में गए। वहाँ से उन्हें ज़मानत हो गई। 50,000 रुपया उन्हें जमा कराना पड़ा और ये लिख के देना पड़ा कि पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी तब वो जाएंगे, और पुलिस ने उन्हें 2 सितंबर को बुलाया है तो वो जाएंगे। तो उन्हें बेल मिल गई। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन भी दी है कि उनका मुकदमा रद्द कर दिया जाए, क्वाश कर दिया जाए। हो सकता है ये भी हो जाए। लेकिन इन सब में हुआ यह है कि उनकी सारी अकड़ फूं हवा हो गई। दूसरे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को, मरकजी हुकूमत को जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच गया। पैगाम क्या था? पैगाम ये था कि हुजूर अपने मंत्रियों से कह दीजिए कि दूसरी पार्टियों की बात और है, वो जो चाहे करें, लेकिन अगर उन्होंने शिवसेना और उनके लीडरों के साथ और ख़ासतौर पर उनके चीफ मिनिस्टर के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर उनके साथ भी उल्टा सीधा हो जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब बात क्या थी? बात ये थी कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे कहीं भाषण दे रहे थे। भाषण देने में कोई हवाला आया जिसमें उनको ये बताना था कि भारत को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं। तो एकदम से उन्हें याद नहीं आया। शायद उन्होंने मुड़ के किसी से पूछा कि कितने साल हुए। अगर सच पूछिए तो ये कोई अजीब बात नहीं है। कोई हमसे आपसे भी एकदम से पूछ ले कि भारत को आज़ाद हुए कितने साल हुए तो मुमकिन है हमें भी एकदम से याद ना आए। हम 1947 से 2021 तक का हिसाब जोड़ने लगे तो उन्हें भी नहीं याद होगा। लेकिन उनकी इस बात को जब वो वीडियो बाहर आया तो नारायण राणे साहब ने ये कहा कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं उद्धव ठाकरे के एक ज़ोरदार लाफा लगाता, यानी एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करता। और आप भी सुन लीजिए। त्याशी नाही काय, किती वर्ष आली देशाला संतुलन? हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली असती। जाहिर है कि जब ये बात बाहर निकली तो महाराष्ट्र में आग लग गई। शिवसैनिक भड़क उठे। भड़कने के बाद उन्होंने वही किया जिसके लिए शिवसेना पहले जानी जाती थी। एकदम से शिवसेना में बाल ठाकरे के ज़माने की शिवसेना की आत्मा दाखिल हो गई और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के दफ्तर तोड़ डाले, जगह जगह हंगामे किए। 4 FIRs हुई नारायण राणे के खिलाफ और नारायण राणे को अल्टीमेटली अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद अब हाई कोर्ट ने जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उनका मुकदमा खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, उसकी शायद डेट 17 सितंबर दी है। तो तब तक तो तलवार उनके सर पर लटकती रहेगी, फिर जो कुछ भी हो। लेकिन हुआ यही है कि इसमें बीजेपी की भी नाक कट गई। कैसे? बीजेपी के चीफ नड्डा साहब और शिवसेना के महाराष्ट्र के लीडर और माजी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, दोनों ने एक ही तरह की बात की। दोनों ने कहा कि नारायण राणे ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जिस तरह उन्हें अरेस्ट किया गया है वो भी गलत था, वो भी नहीं होना चाहिए था।
मगर दोनों ने ये नहीं बताया कि फिर होना क्या चाहिए था। अगर उन्होंने गलत किया और अगर उनको अरेस्ट न किया जाता तो क्या किया जाता। उनसे कहा जाता कि सर आपने बहुत गलत बात कर दी है, अब उसके ठीक के लिए यूँ कहा जाता। क्या बीजेपी ऐसा ही करती? अगर उसके लीडर के खिलाफ कोई गाली देता है तो उसके लीडर को, तो बीजेपी यही करती, विनती करती कि अपनी गलती दुरुस्त कर लो। बीजेपी के लीडरों के तो मुंह फट चुके, उन्हें गाली गुफ्तार की आदत पड़ गई, उन्हें दूसरों की इंसल्ट करने में मजा आता है। एक बहुत सामने सीधी मिसाल है, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ था। ममता बनर्जी की किस तरह बेइज्जती की गई थी, किसने उन्हें पुकारा था दीदी ओ दीदी, याद है आपको या याद दिला दे। दीदी आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। तो लेकिन वो बंगाल का भद्रलोक जो है वो ये सुन के पी गया और उसने सोचा कि अच्छा इसका जो हम बदला देंगे इलेक्शन में, और इलेक्शन में दे दिया। लेकिन ये शिवसेना है, ये वो शिवसेना है जिसमें कभी नारायण राणे साहब खुद थे। और नारायण राणे साहब शायद ये भूल गए कि शिवसेना और पॉलिटिक्स में आने से पहले वो क्या थे, किस चीज़ के लिए बड़े मशहूर थे। और जिस चीज़ के लिए वो बड़े मशहूर थे उसी वजह से बाल ठाकरे ने उन्हें शिवसेना में लिया था, क्योंकि उस वक्त शिवसेना को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सिर्फ मुंह से बात न कर सकें, डंडे और हाथ से भी बात कर सकें। और नारायण राणे साहब उसके माहिर थे, इसलिए उनको शिवसेना में लिया गया था। तो वो ये भूल गए कि ये शिवसेना है, उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली है, लेकिन वो वही शिवसेना है जिसकी दागबेल बाल ठाकरे ने डाली थी। ये वो शिवसेना दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि सिर्फ वो जलसे करे और वो करे और नारे लगाए और घर बैठ जाए। इनसे जो आप करेंगे वो उसको उसी लहजे में उसी तरह से जवाब देंगे, और उन्होंने उस तरह से जवाब दिया। और नारायण राणे साहब का तो आप जानते हैं, बड़ा उनका जो पृष्ठभूमि में है, उनका जो पस मंज़र है वो बड़ा रंगारंग है। शिवसेना में थे और इतने ही वहाँ उसमें तरक्की की कि चीफ मिनिस्टर तक बनाए गए। फिर वहाँ से निकले तो कांग्रेस ने उनके लिए बाहें पसार ली, फिर वहाँ से भी उनसे भी खफा हुए तो देखा तो बीजेपी भी बाहें फैलाए खड़ी थी, उससे मिल गए। तो ये तो चारों पांचों पार्टियों के लीडर थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ले तो लिया था, लेकिन मिनिस्टर क्यों बनाया, उसकी एक कहानी। मिनिस्टर इसलिए बनाया कि दोस्तों 2017 में मुंबई कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। चीफ मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने सारा जोर लगा दिया, सारी ताकत खर्च कर दी अपनी, लेकिन मुंबई कॉरपोरेशन पर वो बीजेपी का झंडा नहीं लहरा सके। तो अब के बार अगले साल 2022 में मुंबई कॉरपोरेशन का दोबारा इलेक्शन होने वाला है, और बीजेपी चाहती है कि इस बार उसका कब्जा हो जाए कॉरपोरेशन के ऊपर। तो उसके लिए ये समझा गया कि फडणवीस जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब नहीं जिता पाए बीजेपी को, तो अब क्या जिता पाएंगे जो उनको किसी गिनती में नहीं है। तो इसलिए नारायण राणे को लाया गया था कि नारायण राणे की मदद से कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीता जा सके। लेकिन अब इस हरकत के बाद जो उन्होंने की है, महाराष्ट्र में तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। महाराष्ट्र में अगर उनको अब बीजेपी ने कॉरपोरेशन के लिए इस्तेमाल किया तो जो सीटें मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। और ये गालम गलोच की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत माफ़ कीजिएगा 2014 से शुरू हुई। इससे पहले इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, हिंदुस्तान की सियासत
इतने निचले लेवल पर कभी नहीं गई थी। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को एक मर्तबा दोबारा उसके अच्छे और सही लेवल पर आने का मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़।